Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चैप्टर 12 हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन क्या है। सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी जो मसल है वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी मसल हमारी बॉडी में इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर रहा। कोई भी मसल दूसरे मसल के बगैर काम नहीं कर सकता। तो जब मुख्तलिफ मसल्स आपस में मिलकर कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है, तो उसके जितने भी मसल्स मूव कर रहे होंगे वो कोऑर्डिनेशन में मूव कर रहे होंगे। एक प्लेयर है, वो बॉल कैच करने के लिए जाता है, रन करता है। ठीक है, तो रन करते हुए उसके हैंड्स के मसल्स, उसके बैक के मसल्स, उसके क्या कहते हैं लेग्स के मसल्स, तमाम मसल्स कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होंगे। और उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? उनको कोऑर्डिनेट करता है आपके कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स हमारे होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और उनके पास इंफॉर्मेशंस कहाँ से आती हैं? उनके पास इंफॉर्मेशन आती हैं सेंसर्स की मदद से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है। दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। पहली है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी हमारे पास आती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। दो तरह की कोऑर्डिनेशन हमारे पास एनिमल्स में प्रेजेंट है। एक हमारे पास है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लें। कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 हैं। सबसे पहले होता है स्टिमुलाई के बाद आते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स के बाद हैं कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बाद इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स के बाद हमारे पास आते हैं रिस्पॉन्स। सबसे पहले स्टिमुलाई की बात करते हैं। अब स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई वो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है, ठीक है, और कोई भी इंटरनल एजेंट यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये वो एजेंट है, ये वो क्या कहते हैं, ऐसा एक स्टिमुलस या ऐसा एक एजेंट जो कि रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है, रिस्पॉन्स पैदा करवाता है। ठीक है, तो स्टिमुलाई हमारे पास आ जाएगा हीट, कोल्ड। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या आ गई? प्रेशर। अब ये चीज़ें हमारे पास क्या है? स्टिमुलाई हैं, ये रिस्पॉन्स पैदा करवाती। अब हीट है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है?
ठीक है। हमारा नॉर्मली रिस्पॉन्स ये होता है कि हम पतले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, इसके अलावा ठंडे जूसेस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम क्या है कि इस स्टिमुलस का हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। कोल्ड आता है तो हम क्या कहते हैं, ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्स है। किसने पैदा करवाया रिस्पॉन्स? इस स्टिमुलस ने करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन स्टिमुलस को रिसीव कौन करता है? इन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कोई भी ऑर्गन हो सकते हैं, कोई भी टिश्यू हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है जो कि इन स्टिमुलस को रिसीव करेगा। जैसे कि अब अगर हम बात करें, हमारी आइज़ हैं वो लाइट को रिसीव करती हैं, यानी लाइट के स्टिमुलस को कौन रिसीव कर रहा है? हमारी आंखें। साउंड है, साउंड को रिसीव कौन कर रहा है? हमारे ईयर्स। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है? रिसेप्टर्स। जैसे कि हमारी टंग है वो टेस्ट को क्या कहते हैं? रिसेप्टर के तौर पे रिसीव करती है, ठीक है। तो रिसेप्टर में हमारे पास कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है और कोई भी सेल हो सकता है जो कि क्या करता है? इस स्टिमुलस को क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव करता है किसे? स्टिमुलस को। नेक्स्ट देखें कोऑर्डिनेटर। अब ये जो रिसेप्टर्स आपकी आइज़ हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, टंग है, ये तमाम चीज़ें जो आपके स्टिमुलाई को रिसीव कर रही हैं, इन्होंने इस स्टिमुलस को कहाँ पर भेजना है? कोऑर्डिनेटर्स के पास, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है ब्रेन और एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये दो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारी बॉडी में। ये हमारे स्टिमुलस को रिसीव करके उस पर एक्शन परफॉर्म करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये रिस्पॉन्स या किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए इस स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो ये डिसाइड कौन करता है? हमारा कोऑर्डिनेटर डिसाइड करता है। जब कोऑर्डिनेटर स्टिमुलस को प्रोसेस कर लेता है तो वो इफेक्टर्स को मैसेज देता है। इफेक्टर्स को क्या देता है? मैसेज देता है कि अब आपने कहाँ से जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं, न्यूरॉन्स के साथ हमारे पास आ जाते हैं केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा तो इफेक्टर्स न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी तो केमिकल्स या हार्मोन्स हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पर हमारे पास इफेक्टर्स में प्रेजेंट होंगे। अब इन इफेक्टर्स ने कहाँ जाना है? इन्होंने जाना है टारगेट एरिया तक जाना है, जहाँ से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये इफेक्टर्स कहाँ जाएंगे? टारगेट एरिया तक। टारगेट एरिया पे जाएंगे और वहाँ से क्या प्रोड्यूस करेंगे? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब रिस्पॉन्स देखें बेसिकली क्या रिस्पॉन्स कहते हैं। अब एक कोऑर्डिनेटर ने मैसेज रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया? इफेक्टर्स को मैसेज दे दिया कि आपने टारगेट एरिया पर जाकर रिस्पॉन्स पैदा करवाना है। तो वो एक्शन जो कि टारगेट एरिया पे परफॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। यही फिनोमिना चलता है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी। लेकिन ये एक जनरल हमने इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि स्टिमुलाई क्या है, रिसेप्टर क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है, इफेक्टर्स क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। अगर हम बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो जानदार जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। सेलुलर का मतलब है सेल, यानी एक सेल वाला जानदार। इसमें क्लेमेडोमोनास और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तमाम आ जाते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। इनमें भी कोऑर्डिनेशन होती है। तो इनमें किस तरह की कोऑर्डिनेशन होगी? इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी।
तो आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि हमारी बॉडी में अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म हो रहा है। कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत सारे मसल्स अगर काम कर रहे हैं तो मसल्स कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे। अगर हमारे हैंड्स हैं, अगर हम लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, हम लिख रहे हैं तो हमारी फिंगर्स और हमारा जो ये हैंड है ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। किसके साथ? हमारी आइज़ के साथ, हमारी थॉट्स के साथ। तो अब ये कोऑर्डिनेशन है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो एक अकेला हैंड कुछ नहीं लिख पाए, ठीक है। अगर आपकी थॉट्स नहीं हैं, अगर आप देख नहीं रहे हैं तो आप लिख नहीं सकते, यानी फिर आपके मसल्स, जो हैंड के मसल्स हैं, उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।